उन दिनों मेरी पोस्टिंग नौशहरा में थी। मेरी रिहाइश भी थाने के करीब ही थी। एसआई मशकूर हुसैन ने खबर सुनाई, नौशहरा गांव में एक कत्ल की वारदात हो गई है। मकतूल का बाप और 2 आदमी बाहर बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ फ़ौरन मौकाए वारदात पर जाने के लिए रवाना हो गया। मकतूल का नाम अरमान था। वह फयाज़ अली का बड़ा बेटा था। उससे छोटा नौशाद, उसकी उम्र 20 साल थी। अरमान उससे 2 साल बड़ा था। उसकी शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। मकतूल का बाप फयाज़ अली छोटा ज़मींदार था। उसके पास 10 एकड़ ज़मीन थी, जिस पर बाप बेटे काश्तकारी करते थे। मैं खेत में पहुंचा, जहां पर 2 छोटे कमरे बने थे। बरामदे में कटे हुए गेहूं का ढेर लगा था। फयाज़ के साथ मैं कमरे के अंदर पहुंच गया। मकतूल की लाश कमरे में पड़ी चारपाई के पायांदे पर पड़ी थी। मैंने गौर से लाश की जांच की। वह औंधे मुंह पड़ा था। मुंह के करीब खून का छोटा सा तालाब बन गया था। खोपड़ी पर किसी वजनी चीज से वार किया गया था। खोपड़ी का पिछला हिस्सा काफी जख्मी था। खोपड़ी चटक गई थी। यह जख्म ही मौत की वजह था। वार बड़ी बेदर्दी से किया गया था, जिससे मारने वाले की नफरत का अंदाजा होता था। मेरे अंदाज के मुताबिक उसे सुबह 5-6 बजे मारा गया था। मैंने कमरे की अच्छे से तलाशी ली। आलाए कत्ल नहीं मिला। मैंने दूसरे कमरे की भी तलाशी ली, जहाँ खेती के औजार और बीज पड़े थे। कार्रवाई पूरी होने पर लाश मशकूर हुसैन के साथ पोस्टमार्टम के लिए सिटी अस्पताल भिजवा दी। कमरे के बाहर अब तक काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। मैंने फयाज को तसल्ली दी, उसे यकीन दिलाया कि कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा। फिर उससे पूछा, क्या अरमान की किसी से लड़ाई थी? उसने रोते हुए जवाब दिया, उसका कोई दुश्मन नहीं था, वह तो सबसे मिलजुल कर रहता था। पर फयाज अली, लाश की हालत देखकर लगता है कि किसी ने दुश्मनी निकाली है। क्या किसी पर शक है? उसकी लाश कितने बजे मिली थी? हुजूर, वह सुबह 5 बजे अपने भाई के साथ खेतों पर निकल जाता था। लाश 8 बजे मिली। मैं देर से उनका नाश्ता लेकर जाता था। क्या तुम आज भी 8 बजे नाश्ता लेकर निकले थे? जी सरकार, आज मैं अकेले अरमान का नाश्ता लाया था, क्योंकि नौशाद बीमार घर पर पड़ा था। काफ़ी देर तक मैं अंदर बाहर की तलाशी लेता रहा। फिर फयाज अली से पूछा, जब तुम कमरे पर पहुंचे तो तुमने क्या देखा? जब मैं खेतों पर पहुंचा, मैंने उसे खेत में नहीं देखा तो परेशान हो गया। वह सवेरे घर से आकर डेरे से खेतों के कपड़े पहनकर काम शुरू करता था। शाम को काम खत्म करके घर के कपड़े बदलता था। जब मैं कमरे पर पहुंचा तो वह घर के कपड़ों में ही औंधा पड़ा था। उसे कपड़े बदलने का मौका भी नहीं मिला था। शायद कातिल उसके साथ ही यहाँ पहुंचा हो। मेरे ख्याल में कातिल ने बेखबरी में मकतूल पर पीछे से वार किया है। उसे कपड़े बदलने का मौका तक नहीं मिल सका। मुझे शक है कि कातिल पहले से ही कमरे में था, लेकिन दोनों कमरे के दरवाजे हम ताला लगाकर बंद करते हैं। कोई बंदा अंदर कैसे जा सकता है? अचानक मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जिससे आसानी से एक आदमी कमरे के अंदर आ सकता था। मैंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, वह खिड़की खुली हुई है, कुंडी नहीं लगी है। फयाज हैरानी से बोला, हैरत है जनाब, हम रोज़ शाम को खिड़की दरवाजे याद से बंद करते हैं। कल शायद भूल हो गई और कातिल को अंदर आने का मौका मिल गया। उसके बाद मैं फयाज के साथ कमरे बंद करवाकर उसके घर पहुंचा, जहां उसकी बीबी सुल्ताना और बहू खालिदा थी। घर का माहौल बेहद बोझिल था। आस पड़ोस की औरतें दोनों को तसल्ली दे रही थीं। मुझे नौशाद कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने उसके बारे में पूछा तो पता लगा कि वह रिश्तेदारी में मौत की खबर देने गया है। औरतें कुछ बताने की हालत में नहीं थीं। मैं बाहर आ गया। सामने किराने की एक दुकान थी। मैं वहां पहुंच गया। मैंने दुकानदार अली से कहा, तुम्हारी दुकान के सामने ही रहने वाले अरमान का कत्ल हो गया है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? उसने बड़ी ही उदासी से कहा, बहुत अफसोसजनक घटना है। अरमान बहुत अच्छा लड़का और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था। चाचा, मुझे लगता है कि यह कत्ल दुश्मनी और नफरत का नतीजा है। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कौन ये काम कर सकता है? कुछ देर वह सोचता रहा, फिर बोला, सरकार, ऐसे तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। अभी तो बेचारे की शादी हुई थी। बड़ा ही सीधा बंदा था और बहुत ही धीमे मिजाज का। पर मुझे याद पड़ता है, कुछ अरसे पहले कबड्डी के एक मैच में विरोधी टीम के एक बंदे ने बेईमानी की थी। उसका नाम फैजी था। दोनों की खूब कहासुनी हुई थी।
फैजी का एक साथी जावेद भी बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा था। वह तो अच्छा हुआ देखने वालों ने समझा बुझाकर मामला संभाल लिया। मैं भी वहीं था। फैजी और जावेद बड़े लड़ाकू किस्म के लड़के हैं। उस दिन अरमान खेल से बाहर निकल गया, बात खत्म हो गई। यह कितने दिन पहले की बात है? चाचा ने सोचकर कहा। उसकी शादी के बाद ये मैच हुआ था। पर थानेदार साहब, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई किसी का कत्ल कर दे। मैंने चाचा को बहुत कुरेदा, पर कोई खास जानकारी ना हो सकी। थाने पहुंचकर मैंने जावेद को बुलवाया तो पता चला कि वह किसी काम से गल्ला मंडी गया है। सिपाही उसकी माँ से कहकर आया था कि आने पर उसे थाने भेज दें। शाम को मशकूर हुसैन शहर से वापस आ गया। लाश दूसरे दिन मिलने वाली थी। मौत की वजह खोपड़ी पर लगी चोट थी। मैंने मशकूर हुसैन से पूछा, तुम जावेद के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा, जावेद कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है। एक मैच में उसकी अरमान से लड़ाई भी हुई थी। पर यह इतनी अहम बात नहीं है कि बात कत्ल तक पहुंच जाए। जावेद के आने पर असली बात पता चलेगी। यह बात और है सर, मेरी मालूमात के मुताबिक जावेद की बहन फरीदा की शादी अरमान से होने वाली थी। 1 साल मंगनी रही, फिर अरमान के घर वालों ने ये कहकर मंगनी तोड़ दी कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, और फिर उसकी शादी भाई की बेटी खालिदा से कर दी। मैंने कहा, मंगनी टूटने का भी दुख और अपमान ऐसे काम को उकसा सकता है। अगले दिन फिर मैं फैयाज अली के घर गया। जावेद अभी तक नहीं आया था। मैं उसके बारे में सोच रहा था। फैयाज अली के घर का माहौल वैसा ही शोकग्रस्त था। मैं मकतूल की बेवा खालिदा से मिला। वह सदमे में थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अच्छी खूबसूरत लड़की बेहाल हो रही थी। उससे कुछ पूछना बेकार था। मैंने फैयाज से पूछा, क्या कबड्डी के एक मैच में जावेद और अरमान की लड़ाई हुई थी? उसने बेबसी से कहा, हाँ, मैंने भी सुना था कि कुछ बेईमानी होने पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। मैंने अरमान की माँ से पूछा, आपके बेटे की मंगनी पहले जावेद की बहन फरीदा से हुई थी, फिर मंगनी क्यों तोड़ दी? हो सकता है इस वाक़ये की वजह से जावेद अरमान से नफरत करने लगा हो। मंगनी तो टूटी थी क्योंकि फरीदा का चाल चलन अच्छा नहीं था। पर थानेदार साहब, मुझे जावेद से ज़्यादा फैज़ी पर शक है, क्योंकि कबड्डी के मैदान के साथ साथ अरमान ने उसे ज़िंदगी के मैदान में भी हरा दिया था, क्योंकि फैज़ी खालिदा से शादी करना चाहता था। वैसे हमारी फैज़ी से कोई सीधी रिश्तेदारी नहीं है, पर खालिदा की माँ और फैज़ी की माँ आपस में बहनें हैं। खालिदा फैज़ी की खालाजाद बहन है। फैज़ी की माँ की बड़ी आरज़ू थी कि वह खालिदा को अपनी बहू बनाए, पर खालिदा की माँ ने साफ इनकार कर दिया। इस पर बहुत लड़ाई भी हुई थी। लंबी नाराज़गी चल रही है और खालिदा की शादी मेरे बेटे अरमान से हो गई। इसके पहले फैज़ी की माँ और खालिदा की माँ के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और सदमे में फैज़ी के बाप को फालिज का असर हो गया। सारी कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गया। अब फैज़ी और जावेद दोनों शक के घेरे में आ गए थे। मैंने फैयाज अली को बताया, लाश शाम तक आ जाएगी, वे लोग मैयत का बंदोबस्त कर लें। सबको तसल्ली देकर मैं वहाँ से उठ गया। उस दिन भी नौशाद से मुलाकात ना हो सकी। वह काम से बाहर गया था। सुल्ताना से की गई मालूमात तफ्तीश में आगे बढ़ाने में कारआमद थी। जब मैं बाहर निकला तो फैयाज के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक लड़का भी था। फैयाज ने बताया, यह मेरा भाई फिदा अली है और यह खालिदा का भाई सईद। इनके बारे में मैं पहले ही सुन चुका था। इन लोगों से कुछ पूछना बेकार था। दूसरे दिन जावेद मेरे सामने खड़ा था। कसरती नौजवान था। उसके चेहरे पर रूखापन और अकड़ थी। उसने तीखे लहजे में पूछा, थानेदार साहब, मैंने क्या किया है जो आपने मुझे थाने बुलाया है? मुझे कुछ पूछताछ करनी है। सीधा और सही जवाब चाहिए। मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? बेवजह मुझे पकड़ लाए। हवलदार ने एक चांटा उसे जड़ा तो उसका दिमाग सही हो गया। धीमे लहजे में बोला, पूछिए, क्या पूछना है? वारदात के दिन तुम कहाँ थे? शाम तक भी घर वापस नहीं आए? सरकार, मैं गल्ला मंडी गया था, कुछ काम पड़ गया। आते आते रात हो गई। सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गल्ला मंडी क्यों गए थे? मुझे सब्जी के बीज लाने थे और गेहूं के दाम भी चेक करने थे। मैं सवेरे 8 बजे घर से निकला था। इसका मतलब वह अरमान की मौत के बाद घर से निकला था। मैं आंख बंद करके उस पर यकीन नहीं कर सकता था। तुमने जो बीज खरीदे उसकी रसीद दिखाओ। उसने जेब से टेढ़ी मेढ़ी रसीद निकालकर मेरे आगे कर दी।
तारीख की जगह पर मुझे ओवर राइटिंग का गुमान हुआ। मैंने रसीद दराज में रख ली। जावेद, यह बताओ कि अरमान की मंगनी तुम्हारी बहन से हुई थी, तो यह मंगनी क्यों टूट गई? सरकार, उन लोगों ने मेरी बहन पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर मंगनी तोड़ दी। मुझे बहुत गुस्सा आया, रंज भी हुआ। बेवजह मेरी बहन बदनाम हुई और इसी का बदला लेने के लिए गुस्से में तुमने अरमान का कत्ल कर दिया। वह घबरा कर बोला, थानेदार साहब, गुस्सा अपनी जगह है। मैं इस बात के लिए अरमान का कत्ल नहीं कर सकता। हाँ, मेरी उससे लड़ाई हुई थी। उसे बुरा भला कहकर मैंने अपना गुस्सा उतार लिया था और अपने दोस्त फैज़ी का साथ दिया था। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूँ। मैंने पलटवार किया। तो क्या यह कत्ल फैज़ी ने किया है? वह खालिदा से शादी करना चाहता था, पर जब उसकी शादी अरमान से हो गई तो बदला लेने के लिए उसने अरमान को मार दिया। वह जल्दी से बोला, नहीं सरकार, फैज़ी ऐसा नहीं कर सकता। इतनी सी बात के लिए कोई खून नहीं कर सकता। मैं यह मानता हूँ कि मेरे और फैज़ी के दिल में अरमान के लिए ज़हर भरा था, पर हमने कत्ल की वारदात नहीं की है। मैंने धमकाते हुए कहा, तुम शक के दायरे से बाहर नहीं हो। गांव छोड़कर बाहर मत जाना। दोपहर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और साथ ही लाश भी। लाश घर वाले के सुपुर्द कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरमान को 18 तारीख की सवेरे 5 और 6 के बीच मारा गया था। मौत खोपड़ी चटकने से हुई। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लोहे की भारी चीज से वार किया गया था। यह वार बेखबरी में पीछे से किया गया था। शाम को लाश को दफना दिया गया। काफ़ी लोग जमा हुए थे। कमी का माहौल था। दूसरे दिन मैंने मशकूर हुसैन को जावेद की बात की सच्चाई जानने को रसीद के साथ गल्ला मंडी रवाना कर दिया। उसके बाद फैज़ी को थाने बुलाया। फैज़ी 23-24 साल का गोरा जवान था। आते ही उसने तीखे लहजे में पूछा, मुझे आपने सिपाही से पकड़वा कर क्यों बुलवाया? मेरा क्या कसूर है? मैंने नरम लहजे में कहा, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। एक बार मैं सच बोल दो तो बेहतर है। मार के बाद तो सच ही निकलेगा। तुमने अरमान का कत्ल क्यों किया? वह चीखते हुए बोला, आप यह कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इस कत्ल में मैं शामिल नहीं हूँ। खुदा की कसम, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। यह सरासर इल्ज़ाम है। मैंने कड़क कर कहा। फिर बताओ किसने कत्ल किया? तुम उससे नफरत करते थे क्योंकि तुम्हारी पसंद की लड़की की शादी अरमान से हो गई थी। उसकी जीत तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। कबड्डी के मैदान में भी तुमने उससे झगड़ा किया था। यह सही है कि मैं उससे नफरत करता था, पर सच्चाई यह है कि मैंने अरमान को नहीं मारा। जब तक सही कातिल हाथ नहीं आता, शक में तुम हवालात में बंद रहोगे। फैज़ी की गिरफ्तारी की खबर जल्दी ही गांव में फैल गई। उसकी माँ रोते धोते हमारे पास पहुंच गई। कहने लगी, मेरा बेटा बेकसूर है। सुल्ताना ने आपको भड़काया, इल्ज़ाम लगाया, आपने उसे हवालात में डाल दिया। यह जुल्म है सरकार। यह बात सही है कि फैज़ी खालिदा से शादी करना चाहता था, पर मेरी बहन ने ही मना कर दिया। मैं किसी को क्या दोष दूं? मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो अभी जांच चल रही है। फैज़ी शक के दायरे में आता है, इसलिए उसे बंद किया है। अगर वह बेकसूर है तो यकीन रखो मैं उसे छोड़ दूंगा। वह रोते हुए बोली, हुजूर, उसका बाप भी फालिस में पड़ा हुआ है। बेटा जेल में बंद है। हम पर रहम करें। मैंने समझा बुझा कर उसे घर भेजा। इसी बीच मशकूर हुसैन गल्ला मंडी से लौट आया। उसने बताया, तारीख में हेरफेर किया गया है। 3 को 8 बनाया गया है। बीज 13 को खरीदे गए थे। रसीद में 18 है। वह दूसरी रसीद भी साथ लाया था। मैंने फौरन जावेद को बुलवाया। उसे दोनों रसीद दिखाई तो वह हड़बड़ा गया। कहने लगा, मैंने तारीख बदली है, यह सच है, पर इसकी वजह दूसरी है जिसे मैं ही जानता हूँ। मैंने एक चांटा लगाते हुए पूछा, वारदात के अलावा और क्या वजह हो सकती है? वह गिड़गिड़ाया, हुजूर, बात यह है कि 13 तारीख की रसीद दिखाकर मैंने अपने बाप से पैसे वसूल कर लिए थे। मुझे जुए की लत लग गई है। 18 को मैं गल्ला मंडी तो गया था, पर कुछ खरीदा नहीं और पुरानी रसीद में तारीख बदलकर अब्बा से दोबारा पैसे वसूल कर लिए। बस इतनी सी बात है। वह रोने लगा, कस्में खाने लगा। उसकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि गल्ला मंडी से यही मालूम हुआ था कि वह 13 तारीख को बीज ले गया था। 18 को सिर्फ आकर चला गया था। वहाँ से वह हनीफ के जुआ अड्डे पर गया था, पर मैं इस तरह से उसे छोड़ नहीं सकता था। मैंने उसे भी हवालात में डलवा दिया। गल्ला मंडी की जांच एक सिपाही के जिम्मे कर दी। शाम को मैं खुद फैज़ी के घर चला गया।
उसका बाप बाबू खां दुबला पतला बीमार सा आदमी था। फालिज ने उसे बिस्तर से लगा दिया था। मैंने उसे तसल्ली दी, हौसला रखो बाबू खां, फैजी अगर बेकसूर है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसका बाल भी बाका नहीं होगा। उसने कांपती आवाज में कहा, थानेदार साहब, इंसान गलती का पुतला है। ऐसी ही संगीन गलती मेरी बीवी जाहिदा ने भी की। वह खालिदा की शादी अरमान के बजाय नौशाद से करती तो बहुत अच्छा होता। बाबू खां की एक बात में हजार भेद छिपे थे। बाबू खां को समझा कर मैं लौट आया। जैसे ही मैं थाने पहुंचा, सिपाही साजिद मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सर मुझसे बड़ी गलती हो गई। 18 तारीख वारदात के दिन जब हम लोग कमरे की तलाशी ले रहे थे, मुझे यह अंगूठी खिड़की के बाहर पड़ी मिली थी। मैंने इसे जेब में रख लिया था और फिर एकदम भूल गया। आज जब ड्रेस धोने को निकाला तो यह अंगूठी हाथ लगी। उसने अंगूठी मेरे टेबल पर रख दी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया। क्लू के होते हुए भी मैं अंधेरे में हाथ पांव मार रहा था। 2 बंदों को हवालात में बिठा रखा था। मैंने साजिद अली की अच्छी खबर ली और वार्निंग दी कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंगूठी अच्छी खासी महंगी थी, जिसमें चौकोर मणिक जड़ा था। चारों तरफ नन्हे फिरोजे जड़े हुए थे। मैंने जावेद और फैजी को अपने कमरे में बुलाया। दोनों के हाथ बारीकी से चेक किए। वहाँ किसी की उंगली पर अंगूठी का निशान नहीं था। फिर मैंने उन्हें अंगूठी दिखाते हुए कहा, सच सच बताना, यह अंगूठी किसकी है? क्या इसे पहचानते हो? दोनों के मुंह से एक साथ निकला, हाँ सरकार, यह अंगूठी नौशाद की है। कच्चा वारदाती जब पुलिस के हाथ चढ़ता है तो 2 जन्नाटेदार थप्पड़ उसे सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। नौशाद को गिरफ्तार करके जब मेरे सामने लाया गया, मैंने मणिक जड़ी अंगूठी उसके सामने रख दी। थप्पड़ों से पहले ही उसके होश ठिकाने आ चुके थे। अंगूठी देखते ही उसका रंग उड़ गया था। मैंने पूछा, यह अंगूठी तुम्हारी है ना? सर, यह आपको कहाँ से मिली? जहाँ से तुम खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर पहुँचे थे, वहाँ दीवार के पास पड़ी थी। वह हक्का बक्का मेरी सूरत देख रहा था। बाबू खां का कहा हुआ एक वाक्य मेरे जहन में गूंज रहा था, माँ बाप को शादी के वक्त औलाद की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। अगर वह खालिदा का रिश्ता अरमान के बजाय नौशाद से करती तो बहुत बेहतर होता। अब इस वाक्य के पीछे छिपी कहानी पूरी तरह मेरी समझ में आ रही थी। नौशाद ने कांपती आवाज में कहा, यह अंगूठी मेरी है। क्या तुम खालिदा से मोहब्बत करते हो और वह भी तुमसे मोहब्बत करती है? जी, यह सच है, मैं और खालिदा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसने थूक निगलते हुए कहा, तो क्या अपनी पसंद और मोहब्बत को पाने के लिए सगे भाई का कत्ल कर देना चाहिए? मैंने नफरत भरे लहजे में कहते हुए एक तमाचा और मारा। यह खुदगर्जी और जुल्म की एक बदतरीन मिसाल थी। इससे पहले मैंने नौशाद को देखा ही नहीं था, नहीं तो शायद उसकी खूबसूरती देखकर मेरे दिल में शक होता। नौशाद ने रोते हुए गर्दन झुका ली। अगले 1 घंटे के अंदर मैंने उसका एक बालिय बयान ले लिया। किस्सा यूं था, खालिदा और नौशाद बेहद खूबसूरत थे। वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, पर खालिदा की मां ने फैजी का रिश्ता आने की वजह से उसकी शादी अरमान से तय कर दी और 1 हफ्ते के अंदर ही खालिदा और अरमान की शादी निपटा दी। खालिदा और नौशाद को शादी के मौके पर कुछ कहने का वक्त ही नहीं मिला। जब होश आया, जुबान खोलते, तब तक शादी हो चुकी थी। खालिदा ब्याह कर उसी के घर में आ गई। वह ब्याह कर और कहीं जाती तो शायद नौशाद उसे भूल जाता, पर अपने ही घर में अपनी महबूबा को भाभी के रूप में देखकर नौशाद का दिमाग खराब हो गया। वह रात दिन खालिद को देखकर जलता और सोचता कि उसे कैसे हासिल किया जाए। फिर एक दिन उसने एक शैतानी मंसूबा बना डाला और फैसला कर लिया कि सगे भाई अरमान को रास्ते से हटा देगा। अपने मंसूबे के मुताबिक वारदात के 1 दिन पहले अपनी बीमारी का कामयाब ड्रामा रचाया और 18 तारीख की सुबह वह भाई के साथ काम करने के लिए खेतों पर नहीं गया। वह छत पर सोता था, इसलिए उसकी कारगुजारी सबसे छिपी रही। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि मकतूल के पहले चुपके से वह डेरे पर पहुंच गया। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसने खिड़की की कुंडी नहीं लगाई थी। वह खिड़की के रास्ते अरमान से पहले ही कमरे में घुसकर दरवाजे के पीछे छिप कर खड़ा हो गया और अरमान का इंतजार करने लगा। जैसे ही अरमान ताला खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, उसने लोहे के भारी टेंच पाने से उसके सिर पर करारा वार किया। अगले ही पल किसी कटे हुए दरख्त की तरह वह जमीन पर गिर गया। उसकी खोपड़ी चटक गई थी। नौशाद खिड़की के रास्ते कमरे में आया था।
चढ़ते वक्त उसकी अंगूठी दीवार के पास गिर गई। उसे पता नहीं चला और साजिद ने भी अंगूठी देने में देर कर दी, नहीं तो केस दूसरे दिन ही हल हो जाता। बेवजह ही फैजी और जावेद को हवालात में बंद रखा। जर, चोरू और जमीन शुरू से ही कत्ल की वजह बनते रहे हैं। दोनों ही खूबसूरत लड़की और लड़के की ज़िंदगी नादानी में उठाए एक कदम से बर्बाद हो गई। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।